जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेल साइकिल का चैप्टर है सेल डिवीजन। फर्स्ट टॉपिक है आज हमारा माइटोसिस एंड साइटोकाइनेसिस। सेल साइकिल सबसे पहले देखें जी, सेल साइकिल क्या है। सेल साइकिल इज द टाइम पीरियड फ्रॉम अ सेल इज प्रोड्यूस टिल इट स्टार्ट इट्स फर्स्ट डिवीजन इज कॉल्ड सेल साइकिल। यानी कि एक सेल जब से फॉर्म होता है, फॉर्म होने से लेके मिच्योर होने तक, ठीक है। मिच्योर होने से मुराद ये है कि जब वो अपनी रिप्रोडक्शन यानी कि अपनी डिवीजन स्टार्ट कर लेता है, तो उसके फॉर्मेशन से लेके उसकी फर्स्ट डिवीजन के स्टार्ट होने तक का जितना भी टाइम पीरियड है, उस पूरे टाइम पीरियड को सेल साइकिल का नेम दिया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा कि फर्स्ट डिवीजन की बात कर रहे हैं। इसके बाद जब नेक्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन्स होती हैं तो वो सेम सेल साइकिल जो है वो रिपीट होता है, ठीक है। तो सेम इवेंट्स जो है वो रिपीट होते जाते हैं उसके लिए। लेकिन जब हम किसी सेल का सेल साइकिल टाइम काउंट करते हैं तो उस टाइम को हम तब तक काउंट करते हैं जब तक कि उसने अपनी फर्स्ट डिवीजन को स्टार्ट नहीं किया होता। सेल साइकिल को मेनली जो है वो 3 फेजेस के अंदर डिवाइड किया जाता है। इंटरफेज है, एम फेज है एंड साइटोकाइनेसिस है। इंटरफेस क्या है जी? इंटरफेस प्रिपरेटरी फेज है। इसके दौरान सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता, यानी कि फिजिकली उसके अंदर हमें कोई चेंज नज़र नहीं आता, लेकिन इंटरनली जो है वो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रही होती हैं। उसके अपने आप को वो डिवीजन के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है। डिवीजन के लिए प्रिपेयर करने में वो डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, जैसे कि G1 फेज़ है, G2 फेज़ है, S फेज़ है। और कुछ सेल्स के केसेस में, हर सेल में नहीं होता, लेकिन कुछ सेल्स के और इवन एक ही सेल के अंदर सम टाइम होता है, सम टाइम नहीं होता। तो सम टाइम जो है वो एक G0 फेज भी जो है वो इंटरफेस के अंदर आती है, ठीक है। उसके बाद सेकंड टाइप ऑफ डिवीजन जो है वो है जी एम फेज। एम फेज जो है ये डिवाइडिंग फेज है, जिसके अंदर डिवीजन हो रही होती है। सेल के हमें पता है कि बेसिक 2 पार्ट्स है, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो जब हम एम फेज की बात करते हैं तो एम फेज को रिलेट किया जाता है विद द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। और एम फेज के नेक्स्ट जो है वो 2 टाइप के एम फेज होती है, विच इज़ माइटोसिस एंड मियोसिस, ठीक है। उसके बाद साइटोकाइनेसिस जो है वो साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है, ठीक है। फर्स्ट एम फेज से स्टार्ट करेंगे। एम फेज में इसकी टाइप है जी माइटोसिस। माइटोसिस क्या है? द सेल डिवीजन इन विच नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड माइटोसिस। माइटोसिस सेल के लिए क्यों ज़रूरी है और सेल के अंदर कौन से पॉइंट्स है यहाँ पे माइटोसिस होती है, ठीक है। क्योंकि एम फेज है, एम फेज का हमने अभी पढ़ा कि एम फेज जो है वो न्यूक्लियस की डिवीजन है, ठीक है। तो इस तरह जो माइटोसिस है ये भी न्यूक्लियस के अंदर होगी, लेकिन कौन से न्यूक्लियस के अंदर होगी? इन द न्यूक्लियस ऑफ सोमैटिक सेल्स। जर्म सेल्स के अंदर माइटोसिस नहीं होती। इसके अलावा माइटोसिस जो है ये मेनली कैसे वर्क करती है, प्रोसीजर क्या होता है कि माइटोसिस के दौरान एक जो सिंगल पेरेंट सेल होता है उसको डिवाइड किया जाता है 2 डॉटर सेल्स के अंदर, एंड द 2 डॉटर सेल हैव द कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज देयर पेरेंट्स। इसके अलावा डॉटर सेल्स जो है वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट्स के साथ, ठीक है। माइटोसिस क्यों ज़रूरी है बॉडी के अंदर, इसके फंक्शन क्या है? सो मेजर फंक्शंस आर, ये इन्वॉल्व होती है इन द रैपिड इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। इसके अलावा बॉडी पार्ट्स की रैपिड ग्रोथ और वाउंड हीलिंग के अंदर माइटोसिस जो है वो इन्वॉल्व है। स्टेजेस ऑफ माइटोसिस को अगर देखें तो 4 स्टेजेस के अंदर इनको डिवाइड किया जाता है, जो कि हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। फर्स्ट स्टेज है जी प्रोफेज, ठीक है। प्रोफेज को देखते हैं, ठीक है। प्रोफेज में क्या होता है? एट द स्टार्ट अगर आप डायग्राम से देखें तो ये इनविजिबल फॉर्म में होते हैं, जिसको हम क्रोमैटिन कहते हैं, ठीक है। एट द स्टार्ट ऑफ प्रोफेज जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो कंडेंस होता है, कॉइल होता है, और कॉइल होने के बाद वो इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम आ जाता है। उसके बाद क्या होता है जी न्यूक्लियर एनवेल्प जो है वो न्यूक्लियर लाइट जो है वो डिसइंटीग्रेट करना स्टार्ट कर देता है। मेजर इवेंट क्या हो रहा है यहाँ पे आप डायग्राम के अंदर आपको नज़र आ रहा है वीडियो के अंदर कि जो हमारे पास क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम जो है वो एक तो अनकॉइल हुए हैं, ये देखिए इस तरह से जो है वो विजिबल फॉर्म में आ गए हैं। उसके बाद इनका जो ये साइड पे जो इनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसइंटीग्रेट करना स्टार्ट कर देगी, कम्प्लीटली डिसइंटीग्रेट नहीं होगी। इसके अलावा इसके अंदर जो सेंट्रियोल्स हैं
वो मूव करेंगे टूवर्ड्स द पोल, और पोल के तरफ मूव करके वो एग्जैक्टली एक दूसरे के साथ 90 के एंगल पे, यानी कि देखिए सेंट्रियोल्स जो है वो सेल के दोनों किनारों की तरफ चलेंगे हैं। स्पिंडल फाइबर्स ये जो आपको नजर आ रहे हैं, स्पिंडल फाइबर्स ओरिजिनेट हुए हैं, और माइक्रोट्यूब्यूल्स ओरिजिनेट हुई हैं क्रोमोसोम्स के साथ, जिसकी वजह से यहाँ पे काइनेटोकोर पॉइंट के ऊपर माइक्रोट्यूब्यूल और जो है वो अटैच हो चुकी हैं, ठीक है, यानी कि क्रोमोसोम्स के साथ जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो अटैच हो चुके हैं। यहाँ तक का जो प्रोसीजर होता है ये होता है प्रोफेज के अंदर। जब उसके बाद जो है वो काइनेटोकोर के ऊपर, यानी कि क्रोमोसोम के सेंट्रल पॉइंट्स के ऊपर स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो जाती हैं दोनों साइड से, तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फेज स्टार्ट होता है जो कि है मेटाफेज। अब मेटाफेज के अंदर सबसे पहले क्या हुआ है कि जो न्यूक्लियर इन्वेल्प था वो कम्प्लीटली डिसअपियर हो गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किसी किस्म का न्यूक्लियर इन्वेल्प नज़र नहीं आ रहा। प्रोफेज में वो डिसइंटीग्रेशन उसकी स्टार्ट हुई थी, लेकिन मेटाफेज के अंदर आते आते वो कम्प्लीटली गायब हो चुका है, ठीक है। इसके बाद क्या है कि जिन क्रोमोसोम्स के साथ स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो चुके थे, वो वाले जो क्रोमोसोम्स हैं वो अरेंज हुए हैं इन द सेंटर। ये आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ से जो क्रोमोसोम्स हैं वो बिल्कुल सेल के सेंटर में उसके इक्वेटर पे आके अरेंज हो रहे हैं, और उसके इक्वेटर पे आके अरेंज होने के बाद ये जो एक अरेंजमेंट, एक लाइन इनकी बनती है, इसको कहते हैं मेटाफेज प्लेट। इसके अलावा क्रोमैटिड्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ डी अटैच होते हैं, लेकिन अभी तक वो सेंटर में ही होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फेज आती है जी एनाफेज के अंदर क्या होते हैं कि क्रोमोसोम्स जो है वो एक स्पिंडल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और क्रोमोसोम्स जो है वो एक दूसरे से सेपरेट होकर पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं क्रोमोसोम्स जो है वो सेपरेट होते हैं, और सेपरेट होने के बाद दोनों किनारों की तरफ जो है वो मूव कर रहे हैं। एनाफेज के बाद जो नेक्स्ट फेज होती है वो होती है टेलोफेज। टेलोफेज के अंदर क्या होता है कि क्रोमोसोम्स जो है वो सेंट्रल पार्ट्स के तरफ मूव कर चुके हैं। जो माइटोटिक स्पिंडल्स हैं वो डिसेंबल हो जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि उनका काम था क्रोमोसोम्स को पोल्स की तरफ लेके आना, वो आ गया है। न्यूक्लियर इन्वेल्प ये देख रहे हैं दोबारा बन चुका है। क्रोमोसोम्स दोबारा से अनकॉइल हो गए हैं, न्यूक्लियोलाइज सिंथेसाइज हो गया है। सेल जो है वो सेंटर से पिंच किया है, और पिंच करने के बाद जो है वो 2 के अंदर डिवाइड हो गया है, यानी कि एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस जो है वो बन चुके हैं। न्यूक्लियस की डिवीजन कंप्लीट हो गई, यानी कि माइटोसिस, कैरियोकाइनेसिस जो है उसके अंदर माइटोसिस कंप्लीट हो गई है, और ये 2 न्यूक्लियस हमारे पास जो है वो बन चुके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट फंक्शन क्या है कि सेल को डिवाइड करना। ये जो हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ से न्यूक्लियस तो 2 है, लेकिन सेल अभी तक एक ही है, सेंटर से वो अभी एक दूसरे के साथ लगा हुआ है। यहाँ से सेल को भी तोड़ना है ताकि कंप्लीटली जो है वो 2 सेल्स बन जाए, ठीक है। साइटोप्लाज्म को अब डिवाइड करना है। साइटोप्लाज्म को डिवाइड करने के लिए हमारे पास जो प्रोसीजर है वो होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस के अंदर क्या होता है कि आफ्टर साइटोकाइनेसिस 2 डॉटर सेल्स बनते हैं जो कि जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, और दोनों डॉटर सेल्स के अंदर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं जो उनके पेरेंट्स के, ठीक है। माइटोसिस में हमने देखा कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो दोनों पोल्स की तरफ बिल्कुल सेम मूव किए हैं, उनके अंदर किसी किस्म की वेरिएशन नहीं आई। साइटोकाइनेसिस कैसे होता है, ठीक है। साइटोकाइनेसिस के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनती है। कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग जो है वो श्रिंक करेगी, फुरो फॉर्मेशन होगी, क्लीवेज फॉर्मेशन होगी, और वो जो है वो सेंटर से पिंच करेगा, और सेंटर से पिंच करने के बाद वो 2 डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड कर जाएगा।